वेलकम वंस अगेन। आज का जो वीडियो लेकर के आया हूं मैं क्लास 12th का है, जिसमें हम डिटरमिनेंट का पार्ट थर्ड कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑलरेडी हम इसके दो पार्ट कवर कर चुके हैं, तो एक टॉपिक हमारा रह गया था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का। आज हम इस पार्ट को कवर कर रहे हैं। सो बच्चों, इससे पहले कि हम क्वेश्चंस करें, हमें जान लेना चाहिए कि प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट की क्या क्या होती हैं। तो मैंने यहाँ पर एक साथ सारी प्रॉपर्टीज को लिस्ट कर लिया है। सो इन प्रॉपर्टीज को मैं एक करके पढ़ रहा हूं और आपको समझाऊंगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कोफैक्टर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हमें ए गिवन है जिसका ऑर्डर एन है, उस कंडीशन में अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स और उन एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर होंगे, उन्हीं एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर होंगे, उनके प्रोडक्ट का अगर हम सम करें तो हमें मिलेगा से ए का डिटरमिनेंट। ये प्रॉपर्टी हम पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों। किसी भी डिटरमिनेंट को अगर हमें इवेल्युएट करना होता था तो हम उसे नॉर्मली फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया करते थे, मैंने आपको बताया था। लेकिन ऐसा नहीं है, हम डिटरमिनेंट को किसी भी रो के अलोंग या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते थे। सो हम ये पढ़ भी चुके हैं। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट रो के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो का जो एलिमेंट होगा वो कौन कौन से होंगे बच्चों? A11, A12 और A13। तो A11 क्या हो गया? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, और उसका कोफैक्टर क्या होगा? C11। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट होगा A12 और उसका कोफैक्टर क्या होगा? C12। एंड थर्ड एलिमेंट होगा A13, उसका कोफैक्टर होगा C13। तो इन सबका अगर हम प्रोडक्ट करें और अगर हम उनका सम कर लें तो हमें मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट रो की मैं बात कर रहा हूं, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13 इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ ए। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम with cofactor of the corresponding elements of some other row or column is 0। अगर ये हमें स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर n है, तो इस कंडीशन में अगर हम किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स और किसी दूसरी रो या दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ अगर हम उन एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम निकालेंगे तो ये सम हमेशा बच्चों 0 के इक्वल आएगा। यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट की वैल्यू कब आएगी? जब किसी भी रो और कॉलम के एलिमेंट और उन्हीं रो या कॉलम के कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम करा जाए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एलिमेंट्स किसी रो के हैं और कोफैक्टर किसी दूसरी रो के हैं, या एलिमेंट किसी दूसरे कॉलम के हैं और कोफैक्टर किसी और कॉलम के हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम उनके प्रोडक्ट का सम करेंगे तो हमें सम क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। तो अगर हम डिटरमिनेंट में रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे मान लीजिए हमें एक डिटरमिनेंट गिवन है, हमने उसे इवेल्युएट कर लिया, फिर हमने सारी रो को कॉलम में चेंज कर लिया और हमने तब डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करा। दोनों ही केसेस में वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज बाय माइनस साइन ओनली। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, किसी भी दो रो या दो कॉलम को अगर हम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो इस कंडीशन में डिटरमिनेंट की वैल्यू में केवल माइनस साइन का ही चेंज होता है। मान लो अगर हमने R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, बाहर एक माइनस साइन आ जाएगा, या हमने अगर C2 और C3 को इंटरचेंज कर दिया तब भी बच्चों बाहर एक आ जाएगा माइनस का साइन। फिर प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं, आइडेंटिकल का मतलब है एक जैसे हो जाएं, तो इस कंडीशन में डिटरमिनेंट की वैल्यू बच्चों हुआ करती है 0 के इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम of determinant is multiplied by a constant k, then value of new determinant is k times the value of the original determinant। अगर किसी भी रो या कॉलम का हर एक एलिमेंट एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो इस कंडीशन में जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो ओरिजिनल डिटरमिनेंट के k टाइम्स हो जाएगी। तो मान लेते हैं इसको इस तरह से, जैसे हमने सेकंड रो को एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लिया, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लिया, सपोज हमने उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया,
तो इस कंडीशन में क्या होगा, डिटरमिनेंट की पहले जितनी भी वैल्यू रही होगी अब वो वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी। तो इससे समझने का एक तरीका और भी है, या हम ये कहें इसे हम रिवर्स ऑर्डर में भी देख सकते हैं बच्चों। तो यहां पर हमने देखा अगर हम किसी भी रो या कॉलम को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू उतने कांस्टेंट टाइम्स हो जाएगी। यानी कहने का ये भी तो मतलब है बच्चों कि अगर हम कॉमन यहां पर निकालना चाहें तो किसी भी रो या कॉलम से हम कॉमन निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स में क्या हुआ करता था, जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से होता था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। जब भी हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो वो कांस्टेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरह से जब हम कॉमन निकालेंगे तो किसी भी रो या कॉलम से ही वो कॉमन निकल पाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 देन इट्स वैल्यू इज 0। यानी कोई भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाते हैं तो इस कंडीशन में डिटरमिनेंट की वैल्यू भी बच्चों 0 हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम of determinant is multiplied by some constant and then added to corresponding element of some other row or column, then value of determinant remains same। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर किसी भी रो या कॉलम को हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें और किसी दूसरे कॉलम या रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हम उसे ऐड कर लें तो इस कंडीशन में डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो मान लेते हैं जैसे हमने R1 रो को 2 से मल्टीप्लाई करा और उसे हमने R3 में ऐड कर दिया, तो इस कंडीशन में डिटरमिनेंट की वैल्यू में बेटा कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। 9th प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स देन डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट। यानी किसी भी रो या कॉलम का हर एक एलिमेंट अगर 2 टर्म्स के सम में रिप्रेजेंट करा जाएगा तो उस कंडीशन में हम उस रो या उस कॉलम के अलोंग 2 अलग अलग डिटरमिनेंट को फॉर्म कर लेते हैं, 2 अलग अलग डिटरमिनेंट को एक्सप्रेस कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लेते हैं ये डिटरमिनेंट है जिसमें फर्स्ट रो को हमने लिखा है a1 प्लस अल्फा, b1 प्लस बीटा, c1 प्लस गामा, सेकेंड रो a2 b2 c2 एंड थर्ड रो a3 b3 और c3। तो इस डिटरमिनेंट के हम 2 अलग अलग डिटरमिनेंट बना सकते हैं। जो फर्स्ट डिटरमिनेंट बनेगा इसमें जो फर्स्ट रो होगी वो ये जो टर्म आपको दिख रही है यहां पर इनका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, जैसे a1 b1 और c1। बाकी की दोनों रो एज इट इज रहेंगी और जो सेकंड डिटरमिनेंट बनेगा उसमें फर्स्ट रो हो जाएगी अल्फा बीटा गामा और बाकी की दोनों रो बेटा ऐसे ही रहने वाली हैं। सो ये प्रॉपर्टी है जिसका मैंने एग्जांपल भी यहां पे लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, AB का अगर हम डिटरमिनेंट निकालें, AB के प्रोडक्ट का यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालना है तो ये किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ये सारी प्रॉपर्टीज को आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर पाएंगे, तभी क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो आप इन सब प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। तो बच्चों हमने प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया है, अब इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें प्रॉपर्टीज और क्लियर होंगी। तो मैं आपको एक और फिर बता देता हूं, ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 4 मार्क या 6 मार्क का। सो एक्सरसाइज 4.2 को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हैं। एनसीईआरटी से आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। तो इसका ये मतलब हुआ हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज का यूज करना है और बिना एक्सपेंड करे करना है। बिना एक्सपेंड करे का मतलब ये हुआ कि हमें सिंपली जैसे हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते थे हमें वैसे एक्सपेंड नहीं करना होगा, प्रॉपर्टीज का यूज करना होगा। सो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, डिटरमिनेंट गिवन है फर्स्ट रो एक्स ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी जेड सी और जेड प्लस सी, इसे हमें प्रूव करना है 0 के इक्वल। सो प्रॉपर्टी को हम रिकॉल कर रहे हैं, डिटरमिनेंट 0 किन कंडीशन में हुआ करता था, किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाते हैं या फिर कोई भी 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल हो जाते हैं, इस कंडीशन में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाया करती है।
बच्चों हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को लगाया है और ये प्रॉपर्टी जो मैंने अप्लाई करी है C1 में C1 प्लस C2, ये प्रॉपर्टी कहां से आई है ये आपको हम समझा रहे हैं। तो बच्चों अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी भी रो या कॉलम में एक कांस्टेंट से एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके हम दूसरे कॉलम या रो में ऐड कर सकते हैं। बच्चों हमने क्या करा, सेकंड कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई करा, तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा इतना ही रहेगा ABC, और इसे हमने फर्स्ट कॉलम में ऐड कर लिया। यानी कि सिंपली हम ये कहें फर्स्ट कॉलम में हमने सेकंड कॉलम को ऐड करा 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। और ये प्रॉपर्टी लगभग वैसे सिमिलर है जो आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ी थी, किसी भी रो या कॉलम को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड कर सकते थे। अगर ये सेकंड कॉलम इसमें ऐड होगा तो ये बन जाएगा यहाँ पर x प्लस a, ये हो जाएगा y प्लस b, और ये हो जाएगा z प्लस c। हम देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम, ये दोनों कॉलम क्या हो गए हैं, आइडेंटिकल, और दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हो जाते हैं। इस कंडीशन में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। बिल्कुल भी रटना नहीं है, अच्छी तरह समझना है बच्चों। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कवर करा, काफी बेसिक्स क्वेश्चन मिलेंगे स्टार्टिंग में हमें। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसमें डिटरमिनेंट आपको इस फॉर्म में गिवन है और ये हमें इसको भी हमें 0 प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को अप्लाई करा है जो है C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ये मैंने क्यों अप्लाई करा ये मैं आपको बताऊंगा। सेकंड कॉलम को हमने 1 से मल्टीप्लाई करा है, थर्ड कॉलम को भी हमने 1 से मल्टीप्लाई करा है, और इन सब को हमने फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दिया। यही प्रॉपर्टी है बच्चों, किसी भी रो या कॉलम को हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो या कॉलम में ऐड कर सकते हैं। और यहां पर हमने दो कॉलम को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा है, तब उसे फर्स्ट कॉलम में हमने ऐड करा है, क्योंकि हमने ये देख लिया कि अगर इन दोनों को यहां पर ऐड करा जाएगा, इस तरह से मैंने ये ऐड कर लिया है। हम देख सकते हैं आसानी से ये b और माइनस b, a और माइनस a, c और माइनस a कैंसिल होकर यहां पर क्या मिलेगा, 0। सिमिलरली यहां पर b, a और c कैंसिल होकर ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा। तो इसीलिए हमने यहां पर इस वाले ऑपरेशन का, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करा। तो ये सारे एलिमेंट यहां पर कैंसिल हो जाएंगे और फर्स्ट कॉलम जो होगा ये पूरा बन जाएगा 0। कोई भी कॉलम या रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाया करती है। इसीलिए हमने इस प्रॉपर्टी का यहां पर यूज करा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफी ज्यादा इस प्रॉपर्टी का यूज है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। थर्ड क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। ये डिटरमिनेंट हमें गिवन है, इसे भी 0 प्रूव करना है। तो यहां पर नंबर का जो पैटर्न दिया है हमने इसमें ऑब्जर्व करा, अगर हम सेकंड कॉलम को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 63 होगा, और इसमें जब 2 ऐड होगा 65, ये 9 से मल्टीप्लाई होगा 72 बनेगा, और 3 ऐड होगा 75। इसी तरह ये 9 से मल्टीप्लाई होगा 81, और 5 ऐड होगा तो बनेगा 86 के इक्वल। हमने सेकंड कॉलम को 9 से मल्टीप्लाई करा और फर्स्ट कॉलम में इसे हमने ऐड करा, जिससे कि हमें ये रिजल्ट मिला, और फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम आर आइडेंटिकल, सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो ये काफी आसान से क्वेश्चन है जिनमें एक एक प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद डिटरमिनेंट बच्चों 0 आ गया। तो ये हमने 3 क्वेश्चंस को कवर करा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें किस प्रॉपर्टी को लगाना है, ये क्वेश्चन को देखते हुए ही हमें प्रॉपर्टी को चूज करना पड़ेगा कि लाना क्या है। जैसे यहां पर जितने भी अभी हमने क्वेश्चन करे हैं तो 0 लाना था, और 0 लाने के हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो सारे एलिमेंट 0 बन जाएं, या फिर 2 कॉलम और 2 रो आइडेंटिकल बन जाएं। उसी का हमने यहां पर यूज किया है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ये बच्चों ब्रैकेट में गिवन है, जिससे मल्टीप्लाई करके मैं यहां पे लिख रहा हूं।
सो यहां पर भी डिटरमिनेंट जो है हमें 0 लाना होगा। तो ये 0 कैसे आएगा, देखिए जो ये एलिमेंट आपको यहां पर दिख रहे हैं सेकंड कॉलम में, अगर इन एलिमेंट को हम यहां पर ऐड कर लेते हैं, मतलब इन्हें हमने 1 से मल्टीप्लाई करा और यहां पर ऐड कर लिया, तो AB प्लस AC प्लस BC बनेगा। इस वाले एलिमेंट में भी यही बनेगा और यहां पर भी यही बनेगा। तो हमने थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम को ऐड करा, यहां पर ये पूरा कॉमन बन जाएगा। और हम ऐसा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम सेकंड कॉलम को यहां पर ऐड करें, हम थर्ड कॉलम को बच्चों सेकंड कॉलम में भी ऐड कर सकते हैं। दोनों का एक ही मतलब है, दोनों से एक ही रिजल्ट आएगा। तो फिलहाल यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम को हम ऐड कर रहे हैं, यानी C3 में हमने C2 को ऐड करा 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो एरो से पहले जो होता है यही चेंज होता है, इसका मतलब है थर्ड कॉलम चेंज होगा, सेकंड कॉलम ऐसी रहेगा BC CA और AB। तो जब हमने यहां पर ऐड कर लिया तो ये क्या बनेगा, AB प्लस BC प्लस AC, यहां पर बनेगा AB प्लस BC प्लस AC और यहां पर भी यही बनेगा AB प्लस BC प्लस AC। तो एक प्रॉपर्टी को रिकॉल करने का समय आ गया है। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, कांस्टेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी रो या कॉलम से वो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होता है तो इस कंडीशन में डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाती है कांस्टेंट टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट। इसे हम इस तरह भी देखें कि किसी भी रो या कॉलम में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस कांस्टेंट को हम डिटरमिनेंट के बाहर भी निकाल सकते हैं, तभी तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कांस्टेंट टाइम होगी। तो जो प्रॉपर्टी हमने के कांस्टेंट वाली पढ़ी थी उसे आपको दो तरह से समझना है। किसी भी रो या कॉलम से एक कांस्टेंट को कॉमन निकाला जा सकता है, किसी भी रो या कॉलम से एक कांस्टेंट को कॉमन निकाला जा सकता है, और इसका कन्वर्स अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें कांस्टेंट से तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स के केस में क्या होता था यार, याद है आपको? मैट्रिक्स के केस में यह हुआ करता था कि अगर हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इस केस में कांस्टेंट केवल एक रो या एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होने वाला है, और अगर हम कॉमन निकालेंगे तो कॉमन भी एक रो या कॉलम से ही निकलेगा। सो बच्चों क्या करना है आपको, यहां पर ये पूरा थर्ड कॉलम जो है ये आपको कॉमन निकाल देना है। तो हमने यहां पर AB प्लस BC प्लस AC को कॉमन निकाला, और कॉमन निकालने के बाद यहां पर रह जाएगा 1 1 1 BC CA AB, और यहां पर भी 1 1 1। सो हम देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आर आइडेंटिकल, और जब भी दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हो जाएं डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 0। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है फोर्थ। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z C प्लस A R प्लस B Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y, और ये प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ APX BQY एंड CRZ। सो यहां पर 0 नहीं लाना है, हम देख सकते हैं ये प्रूफ हमें यहां पे लाना है, और अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहां पर एक प्रॉपर्टी समझ में आ रही है, वो ये कि सेकंड रो और थर्ड रो को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें और फर्स्ट रो में ऐड कर लें तो इससे क्या मिलने वाला है।
अगर इन दोनों एलिमेंट को यहां पर ये 1 से मल्टीप्लाई करा, इसका मतलब c प्लस ए रहेगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ है मतलब a प्लस बी रहेगा। इन दोनों को अगर हमने यहां पर ऐड कर लिया तो हमें क्या मिलेगा, 2b 2c एंड 2a, जिसमें 2 कॉमन आएगा। ऐसे यहां पर इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमें फिर से मिलेगा 2q 2r और 2b, और ये दोनों अगर यहां पर ऐड हो रहे हैं तो इसमें भी ट्वाइस बनने वाला है। सो हम फर्स्ट रो से 2 कॉमन निकाल देंगे, जिससे हमें ये 2 तो मिल जाएगा। नाउ अप्लाइंग द प्रॉपर्टी, तो यहां पर जो हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ये प्रॉपर्टी इस तरह से लगेगी, फर्स्ट रो में सेकंड रो और थर्ड रो को हम ऐड कर रहे हैं, मतलब फिर से वही प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। इस रो को हमने 1 से मल्टीप्लाई करा, इस रो को भी हमने 1 से मल्टीप्लाई करा, R1 में हमने दोनों को ऐड कर लिया है। सो जब हम यहां पर ऐड करेंगे तो 2 कॉमन निकालने के बाद ये a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। यहां पर अगर हम 2 कॉमन निकालें तो बनेगा p प्लस क्यू प्लस आर, और यहां पर अगर हम 2 कॉमन निकालें तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड। ये बाकी ऐसी रहेगा, c प्लस a प्लस बी, r प्लस p, p प्लस क्यू, z प्लस x और x प्लस वाई। नाउ टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो, सो हम फर्स्ट रो से 2 कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि इस रो में ये पूरा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, और किसी भी रो या कॉलम से हम कांस्टेंट को कॉमन निकाल सकते हैं। तो इतना डिटरमिनेंट हमें यहां पे मिल चुका है। नाउ अब मैं प्रॉपर्टी आपको बताने वाला हूं। देखिए ये जो आपको सेकंड रो यहां पर दिख रही है, अगर हम फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करें तो जैसे ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, -a -b और -c, और इसके साथ अगर हम इसे ऐड कर लें, यहां पर ऐड कर लें तो क्या होगा, a और c कैंसिल, हमें क्या मिला, -b। यही रिजल्ट यहां पे भी लगेगा। अगर ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तीनों माइनस के आएंगे, यहां पर ऐड होगा तो p और r कैंसिल हो जाएगा। यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई होगा, सो यहां पर भी हम z और x को कैंसिल कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड से उसे हमें ऐड कर लेना है। तो फिर से वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, हम किसी भी रो या कॉलम को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरी रो या कॉलम में उसे हम ऐड कर रहे हैं। अब यही रिजल्ट हम यहां पर थर्ड रो में भी लगा सकते हैं। तो एक साथ 2 रो या 2 कॉलम में लगाया जा सकता है अगर ऑर्डर 3/3 है तब। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, देखिए अगर ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे ऐड हो रहा है, तो ये तीनों माइनस के हो जाएंगे, ऐड करेंगे a और b कैंसिल। ये तीनों माइनस के हो जाएंगे, यहां पर ऐड करेंगे p और q कैंसिल। ये तीनों माइनस के हो जाएंगे, यहां पर ऐड करेंगे तो x और y कैंसिल। तो 2 प्रॉपर्टी का यूज यहां पर होने वाला है। एक तो हमने करा R2 में R3 माइनस R1, और नेक्स्ट हमने यहां पर इसी वाले स्टेप में R3 माइनस R1 कर लिया। सो इस प्रॉपर्टी को लगा के बताते हैं। 2 कॉमन हमारा आ चुका था, फर्स्ट रो में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ये ऐसी रहेगी, a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर, x प्लस वाई प्लस जेड। सो इसे माइनस से मल्टीप्लाई करा, और यहां पर जब हम ऐड कर रहे हैं तो c और a कैंसिल, हमें क्या मिला, -b। यहां पर r और p कैंसिल, हमें मिला -q। यहां पे z और x कैंसिल, हमें मिला -y। ऐसे ही यहां पर जब ये माइनस करेंगे, a और b कैंसिल होगा, हमें -c मिलेगा, p और q कैंसिल होंगे, हमें -r मिलेगा, और यहां पर हमें मिलेगा माइनस का z। सो बच्चों ये रिजल्ट हमारा यहां पर आ चुका है। अब एक प्रॉपर्टी जो और लगने वाली है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां पर। सो हमने देखा ये माइनस का b और माइनस का c आ गया। अगर इन दोनों को हम यहां पर ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को अगर हम यहां पर ऐड कर लेते हैं तो b और c हम कैंसिल कर पाएंगे। इन दोनों को अगर हम यहां पर ऐड कर लेते हैं तो q और r कैंसिल कर पाएंगे। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हम x, y और z को कैंसिल कर पाएंगे। सो हमें क्या करना है, इसे 1 से मल्टीप्लाई यानी इतना ही रहेगा, इसे 1 से मल्टीप्लाई इतना ही रहेगा, इन दोनों को हमें R1 में ऐड कर लेना है। तो मैं फिर आपको बता दूं बेटा,
प्रॉपर्टी क्या लगने वाली है ये कोई फिक्स नहीं है, क्वेश्चन को देखते हुए ही प्रॉपर्टी को लगाया जाएगा, लेकिन ये बहुत आसान है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तुरंत आपको समझ में आएगा। सो नेक्स्ट जो रिजल्ट मैं लगाने वाला हूं वो रिजल्ट इस तरह से होगा। R1 में हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लिया, 2 कॉमन आ चुका था। इन दोनों को जब हम यहां पर ऐड कर रहे हैं तो A और B और C कैंसिल होंगे, हमें यहां पर मिलेगा A। यहां पर Q और R कैंसिल होंगे, हमें मिलेगा P। और यहां पर Y और Z कैंसिल होंगे, हमें मिलेगा X। बाकी ये ऐसे ही रहेगा, माइनस B माइनस Q माइनस Y, और यहां पर माइनस C माइनस R और माइनस का Z। सो बच्चों यहां तक का रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी रो या कॉलम से कॉमन निकाला जा सकता है। तो सेकंड रो से हमने माइनस को कॉमन निकाल दिया, थर्ड रो से भी हमने माइनस को कॉमन निकाल दिया। तो जब इससे माइनस कॉमन निकलेगा, इससे माइनस कॉमन निकलेगा, माइनस माइनस वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो टेकिंग माइनस कॉमन, -1 कॉमन फ्रॉम R2 एंड -1 कॉमन फ्रॉम R3। तो कॉमन निकालने के बाद जो डिटरमिनेंट रह जाएगा वो रह जाएगा APX BQY CRZ। और आप देख सकते हैं यही वो रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना था। सो ये कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। Now, next question is question 6, which is 0 A minus B minus A0 minus C B C और 0, इसे हमें प्रूफ करना है 0 के इक्वल। सो बच्चों ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म गिवन है और कुछ भी इसमें फिलहाल अभी ना कॉमन आएगा, और अगर हम ऐड कर लें तो हम किसी भी आइडेंटिकल नहीं बना पाएंगे। तो बच्चों से करने का तरीका क्या है, जितना भी ये डिटरमिनेंट हमें गिवन है हमने इसे डेल्टा मान लिया। डेल्टा का मतलब हुआ करता है डिटरमिनेंट, और इसे डेल्टा मानने के बाद फर्स्ट रो से माइनस को कॉमन, सेकेंड रो से माइनस को कॉमन, और थर्ड रो से भी माइनस को कॉमन निकाल रहे हैं। यानी R1 R2 R3 से हम माइनस कॉमन निकाल रहे हैं। सो फर्स्ट रो से हमने माइनस कॉमन निकाला, इससे भी माइनस निकाला, इससे भी माइनस निकाला, यानी 3 माइनस कॉमन निकले। तो ये -1 का क्यूब हो जाएगा। और जब यहां से माइनस हमने कॉमन निकाला तो साइन चेंज होंगे, 0 -A एंड B। इसमें से हमने माइनस कॉमन निकाला A0C, और यहां से हमने माइनस कॉमन निकाला -B -C और 0। ओके, और -1 का जो क्यूब था ये माइनस आ जाएगा। इसके बाद हम एक काम कर रहे हैं, देखिए एक प्रॉपर्टी यहां पर याद आ रही है, रिकॉल करवाता हूं मैं आपको, याद है वैसे, रिकॉल करवा रहा हूं मैं आपको कि डिटरमिनेंट में अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज करा जाता है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, जो रो है इसे कॉलम में चेंज, या ऐसा भी कह सकते हैं जो कॉलम है इसे रो में चेंज। तो हम यहां पर रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे। जैसे फर्स्ट रो बेटा ये दिख रही है तो इसे हमने कॉलम बना दिया, 0 -A और B। सेकेंड रो दिख रही है A0C, तो इसे हमने सेकेंड कॉलम बनाया। ऐसे ही जो थर्ड रो है इसे हमने थर्ड कॉलम बनाया। तो आप देख सकते हैं इतना करने के बाद जो डिटरमिनेंट आपको ये मिला, ये वही डिटरमिनेंट है जो ओरिजिनल था, 0A -B -A0 -C B C और 0। और इस डिटरमिनेंट को हमने किससे डिनोट करा था, डेल्टा से। सो माइनस ऑफ डेल्टा आ जाएगा। जब इस माइनस डेल्टा को आप यहां पे लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 डेल्टा आ जाएगा। 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, यानी डेल्टा 0। इसका क्या मतलब हुआ, डेल्टा ये वाला डिटरमिनेंट था जिसकी वैल्यू हो गई 0 के इक्वल। सो ये क्वेश्चन का इस तरह से तरीका है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया था और कोई भी ऑपरेशन इसके अलावा इसमें नहीं लग सकता था। नाउ मूव ऑन टू 7th क्वेश्चन।
सो डिटर्मिनेंट हमें इस फॉर्म में दिया है और हमें यहां पर रिजल्ट लाना है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। हम देख सकते हैं यहां पर बहुत आसानी से दिख रहा है, देखो इस रो में क्या कॉमन दिख रहा है a, सेकंड रो में क्या कॉमन दिख रहा है b और थर्ड रो में क्या कॉमन दिख रहा है c। किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम से हम कॉमन निकाल सकते हैं। सो हमने यहां पर क्या करा, फर्स्ट रो से a को कॉमन निकाला, सेकंड रो से b को कॉमन निकाला, थर्ड रो से हमने c कॉमन निकाला। अगर यहां से हमने a कॉमन निकाल दिया तो कितना रह जाएगा, -a, यहां पे रह जाएगा b और ये रह जाएगा c। इसी तरह सेकंड रो से हमने b को कॉमन निकाला, a रह जाएगा, ये b रह जाएगा, ये c रह जाएगा। और ऐसे ही थर्ड रो से जब हमने c को कॉमन निकाला, a b और -c रह जाएगा। नाउ अब हम देख सकते हैं कॉलम से भी कॉमन आ रहा है, फर्स्ट कॉलम से a, सेकंड कॉलम से b और थर्ड कॉलम से c। सो अब कॉलम वाइज कॉमन निकलेगा, a b और c जब ये बाहर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। और यहां पर -1 1 1 1 1 1 और 1 1 -1। सो हमारा डिटर्मिनेंट जो था ये इस फॉर्म में आ गया। ओके, अब जो रिजल्ट लाना है वो ये लाना है। वैसे तो डिटर्मिनेंट यहां पर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका, अगर हम इसे सिंपल एक्सपेंड कर लेंगे जैसा हम किया करते थे फर्स्ट रो के अलोंग तो आपको 4 मिल जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं करा जाता है जब तक बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए, क्योंकि यहां पर भी हमें दिख रहा है कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। सुनिए कैसे करेंगे अप्लाई। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। सेकंड कॉलम को हमने 1 से मल्टीप्लाई करा, मतलब इतना ही रहेगा। इन दोनों को हम यहां पे ऐड कर लेंगे तो ये 1 -1 0, ये -1 और 1 0। इसी तरह अगर ये कॉलम को अगर हम यहां पर ऐड कर लेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0। तो डिटरमिनेंट क्वेश्चन में लिखा था विदाउट एक्सपेंडिंग। इसका ही मतलब नहीं है हमें एक्सपेंड नहीं करना, हमें एक्सपेंड करना है, लेकिन तब करना है जब डिटरमिनेंट बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो अभी जो फॉर्म दे रखी थी ये सिंपलेस्ट नहीं थी, क्योंकि इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही है। सो मैं यहां पे पहले प्रॉपर्टी को अप्लाई करूंगा, उसके बाद इसे एक्सपेंड करूंगा। तो यहां पर जो हमारा रिजल्ट है ये आ चुका था a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और दो प्रॉपर्टीज को हम यहां पे लगा रहे हैं। c1 में हमने यहां पे अप्लाई करा है c1 प्लस c2, और c2 में हमने यहां पे अप्लाई करा है c2 प्लस c3। सो इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे ये 0 बनेगा, यहां पर ये ऐड होगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ऐसे ही c2 में जब c3 ऐड होगा ये 2 बनेगा, 1 -1, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बाकी ये ऐसे ही रहेगा। अब नाउ हमें डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना पड़ेगा, और एक्सपेंड तभी करना है जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। अब ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि यहां पे 4 0 बन चुके हैं, इससे सिंपलेस्ट नहीं हो पाएगा ये। तो हमने क्या करा, इस डिटरमिनेंट को सिंपल एक्सपेंड करा। सिंपल एक्सपेंड का मतलब है जैसे हम इस रो के अलोंग किया करते थे, सबसे पहला एलिमेंट 0 है तो 0 को लेना है, इस रो और इस कॉलम में आएगा, इन्हें सॉल्व करना है, जो भी है वो 0 हो जाएगा। सेकंड वाला जो एलिमेंट है इसमें माइनस मल्टीप्लाई हुआ करता था तो हमने -2 यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस वाली रो और इस कॉलम को डिलीट करेंगे, ये 0 इंटू -1 0 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन आता है तो -2 इंटू 1 ये -2 होगा। फिर ये वाला एलिमेंट लिया जाएगा 1, और ये 1 एलिमेंट इस रो और इस कॉलम में आ रहा है, इसे अगर हम डिलीट करें तो ये मिलेगा जो सॉल्व करके आएगा 0 के इक्वल। सो यहां पर -2 और -2 का मल्टीप्लाई होगा जो 4 बन जाएगा, और यही रिजल्ट हमें यहां पर लाना था 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर जो आ चुका है। सो बच्चों यहां तक हमने कवर किया और हमने देखा कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। बेसिक्स को समझने के लिए प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी हैं उन्हें समझने के लिए जरूरी था इन क्वेश्चनों को करना। सो मैंने सीक्वेंस वाइज
सारे क्वेश्चंस आपको कवर कराए हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जो थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चंस अब आने इंक्लूड हो जाएंगे। तो ऐसा ही जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसका फर्स्ट पार्ट हम यहां पे कर रहे हैं। सो क्वेश्चन है 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर, और यहां पर जो हमें प्रूफ लाना है वो प्रूफ आप देख सकते हैं। ये प्रूफ जो है फैक्टर की फॉर्म में लाना है, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। अभी तक तो बहुत छोटे छोटे प्रूफ थे, जीरो लाना था, आसानी से ले आए। अभी थोड़ा सा बड़ा प्रूफ यहाँ पे हमारे सामने है और बहुत ढंग से आपको देखना है। मैं क्या करने वाला हूं, देखिए ऐसा है कि प्रॉपर्टी को इस तरह से लगाया जाएगा, जैसे इससे पहले जीरो लाना था तो हम जीरो लाए। अब हमें प्रॉपर्टी को इस तरह से लगाना है कि फैक्टर बने, यानी कि तीनों फैक्टर बने। और इसके लिए एक लॉजिक कह सकते हैं आप याद रखें, वो ये कि डिटरमिनेंट को हम कोशिश करते हैं कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आए। सिंपलेस्ट फॉर्म में आने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, जैसे यहां पर डिटरमिनेंट का ऑर्डर 3/3 है, तो एक टाइम में प्रॉपर्टी हम 2 रो में ही या 2 कॉलम में ही लगा पाएंगे, तीनों में नहीं लगा पाएंगे। अगर ऑर्डर 3/3 है तो मैक्सिमम एक टाइम में 2 में लगेंगी प्रॉपर्टी, और ऑर्डर अगर 2/2 है तो 1 में लगेगी। तो आपको कोशिश ये करनी है कि यहां पे ज्यादा से ज्यादा जीरो बने। अब जीरो कैसे बनेगा ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए ये आपको दिख रही है सेकंड रो। अगर हमने फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करा और यहां पर ऐड कर लिया तो ये -1 हो जाएगा, यहां पर ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। सिंपल समझिए कि हम R2 में R1 को माइनस कर रहे हैं, और ऐसे ही फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 में ऐड करेंगे, यानी सिंपल हम R3 में R1 को माइनस करेंगे। तो 2 प्रॉपर्टीज को हमें यहां पर अप्लाई करना है। एक प्रॉपर्टी है R2 में R2 माइनस R1, और दूसरी प्रॉपर्टी जो हम थर्ड रो में अप्लाई करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट रो में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, फर्स्ट रो ऐसी रहेगी। सेकंड रो में क्या होगा, 1 माइनस 1 ये 0 आ गया, b माइनस ए, तो यहां पर ये आ जाएगा b माइनस ए, और जब इन दोनों को माइनस करा जाएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली जब R3 में हम R1 को माइनस करेंगे ये 0 होगा, ये c माइनस ए होगा, और ये c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों मैं यहां पर प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमें ये मिल गया। अब मैं कुछ स्टेप आपको समझा रहा हूं, इससे हम कैसे इवेल्युएट करें, और पहले हम समझ लेते हैं फिर हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए अगर हम डिटरमिनेंट को सिंपल एक्सपेंड करें, सिंपल एक्सपेंड का मतलब होगा फर्स्ट रो के अलोंग। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 1, तो 1 को लिखा जाता है, और 1 जिस रो और जिस कॉलम में आएगा इसे हम डिलीट करेंगे, यानी कि इन दोनों को हमने डिलीट करा। ये 4 एलिमेंट रह गए जिन्हें हमने यहां पे लिख लिया b माइनस ए, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, c माइनस ए, और c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ मैं सेकंड एलिमेंट पे मूव करूंगा, और इसमें हम माइनस साइन लगाया करते थे, तो ये माइनस ए हो जाएगा। इस रो और इस कॉलम को हमने डिलीट करा। आप देख सकते हैं ये 4 एलिमेंट बनेंगे, जिन्हें सॉल्व करने के बाद 0 बनेगा। सो जितना भी आएगा यहां पर ये पूरा 0 होगा इवेल्युएट करने के बाद। और इसी तरह जब हम यहां पर a स्क्वायर में मूव करेंगे तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट करके ये 4 एलिमेंट रहेगा, इन्हें भी सॉल्व करके आप देख सकते हैं 0 आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है, ये मैं मिटा दे रहा हूं बेटा, समझने के लिए था केवल। तो कहने का मतलब सिर्फ क्या है वो आपको यहां पर अच्छी तरह से फॉलो कर लेना है, क्योंकि ये कंडीशन कई क्वेश्चनों में बनने वाली है। और वो कंडीशन क्या है सुने, किसी भी एलिमेंट के नीचे मतलब कॉलम में, या किसी भी एलिमेंट के आगे मतलब रो में अगर सारे एलिमेंट 0 बन जाते हैं तो वो एलिमेंट जिस
रो जिस कॉलम में होगा उससे आपको डिलीट कर देना है, यानी कि ये हमने डिलीट कर लिया और यहां पर जो भी एलिमेंट है वो बाहर लिखना है। फिलहाल तो 1 है, लेकिन कुछ और होता तो वो भी लिखा जाता, सब लिखा जाएगा जो भी यहां पर आएगा। तो इस एलिमेंट को यहां पे लिख लेना है और ये वाली रो और ये वाले कॉलम को डिलीट करके जो बचेगा वही यहां पर आएगा। सो हमने यहां पर क्या करा, डिटरमिनेंट को सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दिया। कैसे ला दिया, पहले आप देख सकते हैं इसमें कितने एलिमेंट थे 6, अब कितने एलिमेंट रह गए 4, यानी इसका ऑर्डर 3/3 से अब 2/2 में चेंज हो गया। और हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिनमें यही यूज करा जाएगा। सो इसलिए आपको यहां पर नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, ये इसको याद कीजिएगा। नाउ एलिमेंट 6 से 4 आ गए, लेकिन अभी भी आंसर आना बाकी है। b² माइनस a² के फैक्टर सबको मालूम होगा, c² माइनस a² के फैक्टर सबको मालूम है। सो नेक्स्ट स्टेप ये होगा b² माइनस a² के फैक्टर, और यहां पर c² माइनस a² के फैक्टर c माइनस a और c प्लस a, इतना हमने करा। नाउ फर्स्ट रो से कॉमन दिख रहा है, सेकंड रो से कॉमन दिख रहा है, किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम से कॉमन आ सकता है। सो टेकिंग कॉमन b माइनस a फ्रॉम फर्स्ट रो एंड c माइनस a फ्रॉम सेकंड रो, यहां पर 1 हो जाएगा, ये b प्लस a होगा, यहां पर 1 हो जाएगा, ये c प्लस a होगा। अब डिटरमिनेंट बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, और जब डिटरमिनेंट इतने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए तब हमें इसे क्या करना है, एक्सपेंड। जिसका मेथड क्या था, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब कि c प्लस a माइनस इन दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट, माइनस साइन बाहर है तो माइनस b और माइनस a होगा। नाउ ये b माइनस a रहा, ये c माइनस a रहा, और इसमें a कैंसिल करने के बाद c माइनस b आएगा। हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन ऑर्डर चेंज है थोड़ा सा। देखिए दोनों को, आप दिख रहा है बेटा, ये ऑर्डर चेंज है, आपको होना चाहिए a माइनस b, यहां पे b माइनस है। सो हमने माइनस को यहां पर कॉमन निकाला और इसे हमने a माइनस b लिखा। ये होना चाहिए b माइनस c, जबकि c माइनस b है। एक और माइनस को कॉमन निकाला तो माइनस माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा, ये b माइनस c बनेगा और ये बनेगा c माइनस a। तो इस तरह से इसका प्रूफ आएगा। हो सकता है लास्ट में जो फैक्टर आए उसमें माइनस आपको कॉमन निकालना पड़े, जैसे यहां पर हमने निकाला। सो ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, 8th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट कराऊंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, अभी तो हमने इसे स्टार्ट ही करा है और ये थोड़ा सा वाइड टॉपिक है, तो इसके मैं आपके लिए 1-2 लेक्चर्स लेकर के आऊंगा। एक लेक्चर तो ये हो ही गया है, इसके अलावा शायद 2 लेक्चर मैं आपके लिए और लाऊं तो ये बहुत अच्छी तरह आपको क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन ही हमारे सामने है, थोड़े से ज्यादा फैक्टर होगा, इससे पहले 3 फैक्टर थे, अब यहाँ पे 4 फैक्टर आ गए हैं। बिल्कुल भी चिंता ना करें आप बेटा। देखिए पहला स्टेप जो आपको बताया था वो सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या था वो पॉइंट, कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 0 बनाएंगे। अब इससे पहले जो 1 था वो आपने देखा कॉलम के अलोंग था, अब ये 1 रो के अलोंग आ गया। तो 0 कब बनेगा, जब इस कॉलम में हम ये माइनस कर रहे हैं। माइनस का मतलब वही है यार कि इसे -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। तो बहुत बार कर लिया इसलिए हम डायरेक्ट ही कहेंगे। इसी तरह ये थर्ड कॉलम में फर्स्ट को या थर्ड कॉलम में सेकंड को माइनस करेंगे तभी तो 0 बनेगा। तो 2 0 हम यहां पर बना सकते हैं सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में। ये नहीं कि तुमने तीसरा भी 0 बना दिया, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि एक टाइम में 2 ही लग पाएंगी। इसमें से इसे माइनस करा 0, इसमें से इसे या इसे माइनस करा 0। नाउ
अब मैं प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूं। सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को माइनस करा और थर्ड कॉलम में भी हमने फर्स्ट कॉलम को माइनस करा। 1a क्यूब 1 माइनस 1 0 होगा, यहां पर b माइनस a होगा और यहां पर b क्यूब माइनस a क्यूब। C3 में जब C1 को माइनस करेंगे 1 माइनस 1 0, ये आएगा c माइनस a और ये बनेगा c क्यूब माइनस a क्यूब। नाउ फिर से वही कंडीशन देखिए, जहां तक पॉसिबल होगा आपको मैं हर बार हर क्वेश्चन में यही फॉर्म लेके आऊंगा जब दो जीरो बन रहे हैं, जिससे कि बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मैंने क्या बताया, इस रो और इस कॉलम के अलोंग, क्योंकि जो 1 यहां पे बन रहा है इसके आगे दोनों जीरो बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस रो और इस कॉलम को डिलीट करेंगे। ये वाला एलिमेंट बाहर जरूर लिखा जाता है, फिलहाल तो 1 है लेकिन कुछ और होगा, वहां पे आप गलती ना कर दें, इसीलिए मैं बार बार यहां पे 1 को भी लिखता हूं। तो बच्चों ये समझ लेना कि यहां पर जो ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब क्या हो, कैसे खत्म हो गया, आंसर तो आया नहीं। अब ये क्वेश्चन खत्म इसलिए हो गया कि अब जो यहां पर रह गया है वो केवल फैक्टर रह गया है कि हम इसके फैक्टर बनाएं, इसके फैक्टर बनाएं, कॉमन निकालें, इसे सॉल्व कर लें। तो ये समझ लें कि 12 तक के स्टेप यहीं पे, इसके बाद सब कॉमन स्टेप है। चलिए कर देते हैं इसे भी। b माइनस a c माइनस a और यहां पर b क्यूब माइनस a क्यूब बन रहा है, जिसका फैक्टर होगा b माइनस a b स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर। और यहां पर जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा c माइनस a c स्क्वायर प्लस ac प्लस a स्क्वायर। ओके, नाउ कॉमन की बात हो रही है और हम देख सकते हैं यहां पर फर्स्ट कॉलम से कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम से भी कॉमन आ रहा है। तो टेकिंग b minus a common from first column and c minus a from second column। तो जब हम यहां पर कॉमन निकाल देंगे तो ये 1 हो जाएगा और यहां पर b स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर, यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर c स्क्वायर प्लस ac प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ये हमने इतना कर लिया है। अब वैसे तो अगर हम डिटरमिनेंट को सिंपल एक्सपेंड कर लेते हैं, सिंपल एक्सपेंड करने का मतलब होता है इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो हमें बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहां पर डिटरमिनेंट हम देख सकते हैं थोड़ा सा और सिंपलेस्ट हो सकता है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे तो हो सकता है फैक्टर बनाने में दिक्कत हो। तो हम यहां पर एक प्रॉपर्टी को, एक और प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दे रहे हैं। वो क्या कि इसमें हम इसे माइनस कर रहे हैं। क्यों माइनस करा, जब ये माइनस करेंगे यहां जीरो बनेगा, जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये a स्क्वायर भी तो कैंसिल होगा। तो इससे पहले हम डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करें, हम यहां पर एक और प्रॉपर्टी को अप्लाई करने वाले हैं और वो प्रॉपर्टी ये है, सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को माइनस करना। तो मैं सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को माइनस करने वाला हूं। ये बच्चों ऐसी रहेगा, b माइनस a c माइनस a, फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा 1 b स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर, और जब हम इसे माइनस करेंगे यहां पर ये 0 बनेगा, ये माइनस दिस, तो ये a स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा c स्क्वायर प्लस ac, और यहां पे माइनस आएगा माइनस b स्क्वायर और माइनस का ab। ओके, नाउ अब डिटरमिनेंट को सिंपल एक्सपेंड कर लेते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, और वो तो 0 होगा। तो हमें क्या मिला यहां पर, b माइनस a मिला, c माइनस a मिला, और जब ये मल्टीप्लाई हमने करा तो हमें मिला c स्क्वायर प्लस ac माइनस b स्क्वायर और माइनस ab। तो अभी आंसर लाने के लिए हमें, अब प्रूफ लाने के लिए
हम क्या करने वाले हैं, देखिए इसके फैक्टर बनाने होंगे, लेकिन फैक्टर बनाने के लिए आपको अरेंज करना पड़ेगा इस तरह से अरेंज, मतलब सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आपने अरेंज करा, जिसका फैक्टर बनेगा सी प्लस बी और सी माइनस बी। फिर इन दोनों को आपने अरेंज करा और इसमें से अगर आपने ए कॉमन निकाला तो ए कॉमन निकालने के बाद आपको मिलेगा सी माइनस बी। नाउ हम देख सकते हैं इस ब्रैकेट में सी माइनस बी कॉमन आ रहा है, ठीक है, बी माइनस ए सी माइनस ए, और इस ब्रैकेट में हमने सी माइनस बी को कॉमन निकाला तो यहां पर क्या रह जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब फिर से देखिएगा ए माइनस बी है, ये बी माइनस ए आ रहा है, माइनस कॉमन निकाला, ये बी माइनस सी है, यहां पर सी माइनस बी आ रहा है। सो इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से आपने माइनस को कॉमन निकाला, ए माइनस बी आएगा, बी माइनस सी आएगा, सी माइनस ए आएगा, और ये वाला जो फैक्टर है ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। सो हम देख सकते हैं बच्चों, यही था प्रूफ जो हमें यहां पर लाना है। तो मैं इसको नहीं छोड़ रहा हूं क्योंकि इतने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आऊंगा जिसमें मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द